मैग्नेटिक फोर्स होती है ना, चाहे वो चार्ज पे लगे या कंडक्टर पे लगे, ये हमेशा मैक्सिमम सिर्फ जब होगी जब एंगल 90 होगा, और ज़ीरो जब होगी जब एंगल ज़ीरो होगा। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ये जो ईएमएफ होती है इसको बैक ईएमएफ कहते हैं। अच्छा जी, और बैक ईएमएफ क्योंकि ये हमेशा अपोज करती है द चेंज दैट इंड्यूसेस। मैंने अभी ये बात शुरू में मतलब शायद शुरू में नहीं, क्योंकि पहले आपसे मैं एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ, तो आगे जब आपको फैराडे लॉ समझ रहे होंगे तो वहाँ आपको मैंने ये बात बताई है कि ये बैक ईएमएफ क्यों कहलाती है, क्योंकि अपने ही चेंज को जो इसको प्रोड्यूस कर रहा होता है उसको अपोज करती है। ठीक है, अच्छा, फिर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सोलिनॉइड के अलोंग द एक्सिस मूव कर रहा है। सोलिनॉइड का मतलब एक स्ट्रेट कॉइल, लीनियर कॉइल, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन सीधे सीधा गुजरता हुआ जा रहा है, तो वो अलोंग द एक्सिस जा रहा है। तो क्या इस पर कोई फोर्स लगेगी? नहीं। क्यों नहीं लगेगी फोर्स? क्योंकि सोलिनॉइड के अंदर जो फील्ड होती है वो स्ट्रेट होती है, लीनियर होती है, और इलेक्ट्रॉन भी सीधा ही जा रहा है, तो एंगल ज़ीरो होगा, फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है बेटा, पिक्चर ट्यूब में कह रहे हैं अगर आप किसी पिक्चर ट्यूब के पास मैग्नेट को ले आओ तो उसकी जो पिक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। वजह क्या है कि कह रहे हैं द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। असल में पिक्चर ट्यूब के ऊपर जो स्क्रीन पे पिक्चर मिलती है वो इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन बीम का सेंटर में स्पॉट करना ज़रूरी होता है, जबकि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि वो बैलेंस हो जाए, ना तो इलेक्ट्रॉन बीम ऊपर डेविएट करे ना नीचे। बट क्योंकि आप एक और एक्स्ट्रा मैग्नेट उसके पास ले आओगे तो जब बैलेंस है वो आउट हो जाएगा, इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएगी। वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो बैलेंस से आउट होकर लेफ़्ट राइट या अप डाउन डेविएट कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी, इसमें आपकी स्क्रीन डिस्टॉर्ट हो जाएगी। कोई चार्ज अगर परपेंडिकुलर मूव करेगा तो बेटा मैक्सिमम फोर्स लगेगी। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से मैंने अभी आपको आगे सवाल में बताई है कि राइट हैंड रूल के मुताबिक आप मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन मालूम कर सकते हो। ठीक है, या फिर उसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी कहते हैं, या फिर वो एक सिंपल राइट हैंड रूल के इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, ट्रांसफार्मर जो बनाए जाते हैं ये शीट्स के बनाए जाते हैं, यानी ये इसकी जो पूरी बॉडी होती है ना, ये वन पीस में नहीं होती, इसको लैमिनेटेड किया जाता है। इन लैमिनेशन का मकसद सिर्फ इतना होता है कि किसी ट्रांसफार्मर के एक एंड से दूसरे एंड पे करंट एक्स्ट्रा फ्लो ना करे, उस करंट का लॉस ना करे। उस करंट को एडी करंट कहते हैं, और उस करंट के लॉस से बचने के लिए हम जो ट्रांसफार्मर की बॉडी है उसको शीट्स में बनाते हैं, यानी लेमिनेशन के अंदर बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो जिस करंट से हम बचना, जिस करंट के लॉस से हम बचना चाहते हैं उसको एडी करंट कहते हैं। इस तरह कह रहे हैं कि देखो मोशनल ईएमएफ किसी कॉइल में प्रोड्यूस होगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या होता है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहते हुए कोई भी कंडक्टर, कोई भी बॉडी परपेंडिकुलर मूव करे, उस फील्ड को कट करे, तो उस कंडक्टर के अपने दो एंड्स पे हाई और लो पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, जिसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। तो ये डिपेंड किस पे नहीं करती, तो बेटा ये फ्लक्स पे डिपेंड करती है, कितने टर्न्स हैं, या क्या बेसिकली वो जो कॉइल या कंडक्टर है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए उस पर डिपेंड करता है, और कितने टाइम में फ्लक्स का चेंज आ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर वो डिपेंड नहीं करता तो रेजिस्टेंस पे नहीं करता, क्योंकि ईएमएफ का ताल्लुक रेजिस्टेंस नहीं होता। जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा तब रेजिस्टेंस में काम आएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर में जो है वो एसी की बात होती है, वो एसी ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका फार्मूला क्या होता है आगे भी आप देख लेंगे, वो होता है आई एल क्रॉस बी। ठीक है, ऐसा फेनोमेना जिसमें किसी एक कॉइल की वजह से लाइक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इटसेल्फ। एक कॉइल में ईएमएफ पैदा हो और उस ईएमएफ को पैदा करने वाला जो फ्लक्स का चेंज है वो भी उसी कॉइल के अंदर हो, यानी यहाँ सिर्फ एक कॉइल की बात हो रही है, तो ऐसे इंडक्शन को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद द वेलोसिटी v। सो बेटा कह रहे हैं कि जो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगी वो परपेंडिकुलर किसके होगी, खाली बी के, दोनों के नहीं। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में जो नया आने वाला वेक्टर सी होता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो लिहाजा जो फोर्स होगी वो दोनों की ही परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की दो पैरेलल बीम्स हैं, वो एक सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। तो इस बात को सिंपली समझ लो कि देखो दो इलेक्ट्रॉन बीम से बना दे, इलेक्ट्रॉन या चार्ज मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब देखो जब दो इलेक्ट्रॉन बीम एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसका मतलब है वो दोनों एक जैसी फील्ड बना रही हैं। अब एक जैसी फील्ड बनाने का मतलब ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पे दो ट्रेनें एक साथ चल रही हैं ना सीधे सीधे, तो
दोनों ट्रेनें एक जैसी फील्ड बनाएंगी, तो मुझे एक बात बताओ, एक एक ट्रेन जो होगी, ठीक है, इसको मैं आपको ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जस्ट वेट। Assalamu alaikum students, welcome back to another video. This is me Sir Wahab and you're watching Fifth Stocks with Wahab. So आज मैं सेकंड ईयर के लिए डे 4 का चैप्टर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लेकर आया हूँ। सबसे पहले इसके एमसीक्यूज़ पे बात करेंगे, देन न्यूमेरिकल्स, देन शॉर्ट एंड देन लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो जो कुछ मैं समझाऊँ आप उस पर बिल्कुल अमल कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो पहले समझते हैं एमसीक्यूज़ को, ठीक है बेटा। ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब ये अपने इधर एक सर्कुलर फील्ड बना लेगा, जैसे कि मान लें वो इस डायरेक्शन से ट्रैवल होते हुए इस डायरेक्शन से ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ऐसी ही फील्ड बनाएगा, ज़ाहिर सी बात है, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, है ना। तो इसका मतलब है अगर ये इलेक्ट्रॉन बीम अपने इस तरफ नॉर्थ बना रहा है तो इस तरफ ये साउथ बना रहा है ना। तो इसी तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन बीम जो होगा ना, ये भी इधर क्या बनाएगा, नॉर्थ, इधर क्या बनाएगा, साउथ बनाएगा। तो लिहाजा अब आप देखें, ये दोनों पोल नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन बीम अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर मैं बोलता कि इलेक्ट्रॉन बीम ऑपोजिट ट्रेवल कर रही है ना, तो ऑपोजिट ट्रेवल करने की सूरत में यहाँ पे फिर जो है ना, यहाँ इसका नॉर्थ होता, यहाँ इसका साउथ होता, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल कर जाते हैं ना। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो रिपेल करेंगे, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कोई भी न्यूट्रॉन जो किसी फील्ड में से गुजर रहा हो, नॉर्मली हो, परपेंडिकुलर किसी भी एंगल पे, तो बेटा उसका पाथ क्या होगा, उसका पाथ स्ट्रेट पाथ होगा। उसकी वजह यह है कि वो कभी भी डेविएट नहीं करेगा, बेंड नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि फोर्स सिर्फ चार्ज के ऊपर अप्लाई होती है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जो इंड्यूस होता है कॉइल में, वो हमें लेंस लॉ बताता है। अच्छा, इंडक्शन का यूनिट हेनरी होता है। फोर्स मैक्सिमम जब होगी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। साइन थीटा में साइन 90 हो जाएगा, साइन 91 होता है, तो क्या बचेगा, क्यू वी बी बचेगा चार्ज पार्टिकल के लिए। अगर वो कंडक्टर के लिए बोलेगा तो आई एल बी हो जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल काम करता है। नॉन इंडक्टिव वायरिंग क्यों इस्तेमाल होती है, देखो इंडक्टिव वायरिंग का मतलब है जिसमें इंडक्शन हो रही हो। तो जब हमें इंडक्शन से बचना हो, ये एक्स्ट्रा यूजलेस इंडक्शन जो किसी कॉइल में अपने आप हो जाए, सेल्फ इंडक्शन, उससे बचने के लिए हम नॉन इंडक्टिव वायरिंग का इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसफार्मर क्यों इस्तेमाल होता है भाई, वोल्टेज को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक फील्ड में एंटर करते हैं विद द सेम मोमेंटम, दोनों का चार्ज सेम होगा, दोनों का मोमेंटम यानी स्पीड भी सेम होगी। तो इनमें से कौन ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या दोनों एक साथ। तो बेटा दोनों का जब चार्ज सेम, मोमेंटम भी सेम है, तो दोनों साथ डिफ्लेक्ट करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर बैंड करेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नीचे बैंड कर जाएगा, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड, किसी कॉइल यानी सोलेनॉइड में से गुजरने वाली फील्ड किस पर डिपेंड नहीं करती, करंट पर डिपेंड करती है। परमिएबिलिटी यानी जो उसके रीजन की स्पेस की परमिटिविटी जिसमें से फील्ड को ट्रैवल करना, उस पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ टर्न या टर्न पर लेंथ पे डिपेंड करती है, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन क्या सोलेनॉइड का डायामीटर क्या होगा, कितनी बड़ी चौड़ी कॉइल होगी, इस पर वो डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, डायामीटर पे डिपेंड नहीं करती। यानी कोई भी फार्मूला जो आप पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला अमूमन यूँ आता है, इस तरह से आता है, लाइक दैट, इस तरह से बताता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी इक्वल टू म्यू नॉट, यार मैं इसको ना चेंज ही कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, हो जाओ, हाँ। तो उसका फार्मूला आएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। इसमें आई, म्यू नॉट आई का मतलब है करंट, म्यू नॉट का मतलब परमिएबिलिटी, और आर का मतलब बेसिकली जो है ना, इसमें एक किस्म से डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ कहीं भी डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो डायमीटर की बात हम यहाँ करते हैं कि डायमीटर पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, अब कह रहे हैं कि ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटाइजेशन सम हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर। देखो कह रहे हैं जो ट्रांसफार्मर में जो आयरन कोर हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक मैग्नेटाइज मटेरियल होता है, इसमें जो है ना कुछ हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से व्हेन ऑल्टरनेटिंग करंट इज सप्लाइड एट इट्स इनपुट, जब आप उसको ऑपरेट करते हो एसी करंट पे, तो कह रहे हैं उसके कोर में कुछ हीट प्रोड्यूस हो जाती है। और वो जो हीट प्रोड्यूस होती है ना,
वो मैग्नेटाइजेशन के चेंज होने की वजह से होती है। यानी बेसिकली इस आयरन कोर के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होती है, यानी नॉर्थ और साउथ पोल, इनकी अलाइनमेंट चेंज हो जाती है, मतलब इसमें कुछ ऐसा फिनोमिना होता है, तो उस वजह से इसके अंदर काफ़ी हीट का लॉस पैदा होता है। तो उस लॉस को ही, उस एनर्जी के लॉस को बोलते हैं हिस्ट्रेस लॉसेस, ठीक है। हिस्टैरिसिस पढ़ सकते हो उसको, तो ये लॉस कहलाता है वो। इस तरह लॉ ऑफ लेंसेज लॉ जो है ना, वो किससे रिलेट करता है, ये बात मैंने अभी आगे किस सवाल में जिक्र किया है। तो वह बताया कि जो बेसिकली बैक ईएमएफ है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है। तो लेंस लॉ भी क्योंकि बैक ईएमएफ के बारे में बताता है, तो ये किसको सेटिस्फाई करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को सेटिस्फाई करता है बेटा, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन विद इन द कोर ऑफ टोरॉइड ऑफ अ गिवन वैल्यू ऑफ करंट इज। टोरॉइड क्या होता है, देखो टोरॉइड का मतलब होता है कि आपके पास जो है ना एक कॉइल है, ठीक है भाई। एक सोलिनॉइड ऐसा होता है, ये सोलिनॉइड है ना लेंथ वाइज, लेकिन अगर ये सोलिनॉइड ऐसे ऐसे टर्न देता 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 पूरा सर्कुलर सोलिनॉइड बन जाए, यानी इसको और प्रॉपर बनाया जाए तो ऐसे बनाएंगे कि सर्कुलर सोलिनॉइड का मतलब ये होगा कि देखो आपके पास एक एक ट्यूब है ना, एक ट्यूब है, कॉइल है, नहीं कॉइल नहीं कहूँगा, ट्यूब कहूँगा, और आपने इसके ऊपर ऐसे इस तरह से वाइंडिंग करी हुई, वाइंडिंग यानी आपने इसके ऊपर ऐसे लपेट कर टर्न्स दिए हुए। तो इस तरह की सर्कुलर सोलिनॉइड को ही हम क्या बोलते हैं, टोरॉइड कहते हैं। तो इसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स की फील्ड गुजरती है वो इस तरह सर्कुलर में गुजरती है, ठीक है बेटा, इस तरह से अंदर ना ऐसे। तो उसका फॉर्मूला भी यही बनता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, क्या बनता है, ये बहुत अजीब सा बन गया है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये तकरीबन फार्मूला इसका बनता है। इसमें आर जो है वो तकरीबन ये डिस्टेंस जो कि रेडियस कंसीडर कर लो, इस तरह का डिस्टेंस होता है। सो लिहाजा अब वो फार्मूले के मुताबिक जो मैं लिखा था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस के नहीं, क्योंकि उसमें कहीं ऊपर रेडियस मौजूद ही नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के या टर्न्स के हैं, रेडियस ऑफ द टर्न्स। तो भाई रेडियस का जिक्र डिनोमिनेटर में है ही नहीं, न्यूमिनेटर में है ही नहीं, डिनोमिनेटर के अंदर। इसका मतलब है इसका कोई भी रिलेशन रेडियस के साथ डायरेक्ट है ही नहीं, इन्वर्स है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ टर्न नहीं, नंबर ऑफ टर्न नीचे मौजूद नहीं है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न। फॉर्मूले में नंबर ऑफ टर्न ये रहा, सॉरी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा इनकम्प्लीट लिखा था, ये बेसिकली फॉर्मूला ये बनेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न, तो लिहाजा वो डायरेक्टली रिलेट करेगा किससे, नंबर ऑफ टर्न से, और इन्वर्सली रिलेट करेगा रेडियस से, और करंट से भी डायरेक्टली रिलेट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर कह रहे हैं कि ईएमएफ जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, पता है आपको, फ्लक्स के चेंज की। जितना फ्लक्स होगा उतना ईएमएफ होगा। तो ये लॉ कौन सा है, फैराडे लॉ कहलाता है। तो वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर किसके लिए होता है, वेबर पर एम्पियर इज बेसिकली इक्वल टू हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो यूनिट हेनरी आता है वो हेनरी बराबर होता है किसके, वेबर पर एम्पियर के। तो दोनों में ही होता है, तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। सेल्फ इंडक्शन जो है ना किसी कॉइल का इंक्रीज होता है, जैसे कि अगर आप उसमें से गुजरने वाले फ्लक्स को चेंज कर दो या नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर दो, दोनों पे डिपेंड करता है। तो लिहाजा ए एंड बी ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। करंट जो कि फ्लक्चुएट करता है जीरो से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो, इसका मतलब है वो ऑल्टरनेट करंट का है, वो अपने पोलैरिटी को चेंज कर दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। जब कॉइल को मूव करते हैं मैग्नेटिक पोल की तरफ, तो ईएमएफ विल इंड्यूस इन द कॉइल। ये वही बात है कि देखो ईएमएफ सिर्फ जब पैदा होता है कि जब या तो आप कॉइल को मैग्नेट की तरफ मूव कराओ या मैग्नेट को कॉइल की तरफ, इनकी रिलेटिव मोशन कराओगे, जब भी जो है वो ईएमएफ पैदा होगा। ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का पर्पस क्या है, टू मेक द इनपुट करंट सेम एज आउटपुट। इनपुट आउटपुट को सेम रखे, आउटपुट को बढ़ा दे इनपुट से या आउटपुट को घटा दे इनपुट से। तो बेटा स्टेप डाउन का मतलब ये होता है कि आपको जो आउटपुट मिले वो इनपुट से कम होकर मिले, अगर स्टेप अप होगा तो वो आउटपुट इनपुट से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर को आयरन का बनाया जाता है, उसकी वजह ये होती है कि आयरन जो है वो एक अच्छा मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। टेस्ला बराबर होता है एक तो वेबर पर मीटर स्क्वायर के, दूसरा न्यूटन पर एम्पियर मीटर के। यहाँ देख लेते हैं कि जो टेस्ला होता है ना, टेस्ला 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 बराबर होता है एक तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक और के बराबर होता है वो होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर।
इसके बराबर कैसे होता है अभी बताता हूँ, अभी समझ आ जाएगा। देखो आपको पता है एक फार्मूला F=I/L/B, ये फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें I का मतलब है करंट, L का मतलब है मीटर। यहाँ से आप B को अलग करो तो क्या बन जाएगा, न्यूटन पर। करंट किसमें होता है, एम्पियर में, और लेंथ होता है मीटर में, तो बन गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है बेटा। इसी तरह से फिर आगे बोल रहे हैं कि कन्वेंशनल करंट जो है ना वो फ्लो कर रहा है टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है। तो बताओ उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो यार इसकी मिसाल ऐसे कि आपने अपने हाथ को ऐसे रखना लाइक दैट के अगर ये टॉप टू बॉटम करंट फ्लो कर रहा है ना बेटा, तो ये आपका यूँ मान लो थम्स अप है। थम्स अप होने की सूरत में आपकी फिंगर्स ऐसे होंगी, लाइक अगर थम्स अप है तो आपकी फिंगर्स ऐसे होंगी, है ना। ये अजीब सा कोई याद नहीं है तो जो है वो ये लाइक डैट, ये थम है और ये फिंगर्स हैं और ये लाइक डैट। अब अगर आप फिंगर्स को कर्ल कर लो, किसकी तरफ, आपकी तरफ कर्ल होंगी ना, तो फिंगर जब कर्ल होंगी तो फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं, आप इसको टॉप व्यू से समझो। टॉप व्यू के मुताबिक ये ऐसे कर्ल हो रही हैं इस तरह, और ये डायरेक्शन आपको पता है ये होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ये आपकी क्योंकि घड़ी आपकी ऐसे घूमती है ना इस तरह से, तो ये उल्टा घूम रहा है। तो अगर थम्स अप होगा तो डायरेक्शन जो है वो आपकी कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा होगा तो थम्स डाउन हो जाएगा। तो आपके जो डायरेक्शन होगी करंट की वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो भी उल्टी हो जाएगी। यानी अगर अगर करंट टॉप से बॉटम पे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, और शायद मैंने उल्टा बोल दिया, हाँ, बॉटम से टॉप पे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, और टॉप से बॉटम पे आ रहा है तो कौन सा होगा, क्लॉकवाइज। अच्छा देखो यहाँ पे बोल रहा है ना लड़के, कन्वेंशनल करंट फ्लो कहाँ से कर रहा है बेटा, टॉप से बॉटम। तो टॉप से बॉटम का मतलब है आप थम्स को डाउन करेंगे। जब आप थम्स को डाउन करेंगे तो आपकी फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल करेगी ना, वो डायरेक्शन आप ऊपर से टॉप व्यू से ऑब्जर्व करना, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो यहाँ टॉप से बॉटम बोला है तो क्लॉकवाइज, तो ये देख लो ना, मैंने अभी ऊपर बोला ना ये टॉप से बॉटम, जब टॉप से बॉटम होगा तो कौन सा होगा, क्लॉकवाइज होगा। टॉप से बॉटम से मुराद ये है कि आपकी जो फिंगर्स हैं, यानी आपका थंब नीचे आएगा, लाइक ना थंब नीचे आएगा और फिंगर्स आपकी ऐसे उल्टी चलेंगी। ऐसे अगर आप अपने सीधे हाथ को ऐसे उल्टा करो तो थंब नीचे होगा, फिंगर आपकी इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी कि वो डायरेक्शन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है बेटा। नाउ ये सब बातें तो मैंने बता दी थी ना ऊपर, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग वाली बता दिया था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली बात बता दी, रिपीट हो रहा है असल में। अच्छा, स्पीड ऑफ कंडक्टर किसी कंडक्टर में बढ़ जाएगी कि अगर आप क्या कह रहे हैं, स्पीड ऑफ कंडक्टर मूविंग इन अ फील्ड परपेंडिकुलर विद इंक्रीज। भाई फार्मूला आपको पता है कि F=I/L/B sin थीटा, और इसमें कह रहे हैं कि अगर आप किसी कंडक्टर की स्पीड को बढ़ा देते हो मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सो उस पर जो फोर्स, देखो कोई कंडक्टर हो कोई पार्टिकल हो, वो एक फील्ड में जितना तेज़ मूव करेगा उस पर उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, सीधी सी बात है। अब ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर उसको इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दोगे तो जो इंडक्टेंस है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगा। एसी जनरेटर को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए दो पार्ट्स होते हैं। अगर एसी जनरेटर होगा तो वहाँ पे उसके कंपोनेंट में एक कंपोनेंट स्लिप रिंग कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको डीसी में कन्वर्ट कर देंगे तो डीसी में फिर वो स्लिप रिंग नहीं, उसको स्प्लिट रिंग कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसी कंडक्टर से पास होता है तो उसके गिर्द क्या प्रोड्यूस होता है, तो बेटा मूविंग चार्जेस हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स किसी कंडक्टर पे कब लगेगी, जब वो एंगल 90 बनाए या फिर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, चलो ये 14 के एमसीक्यूज हो गए। ठीक है, इसके बाद आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे, देन आप शॉर्ट सवाल एंड लॉन्ग सवाल देखेंगे। अच्छा, तो न्यूमेरिकल पे जब हम आते हैं बेटा इसके, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो हमने चैप्टर 14 से करना है वो आपका ये वाला है कि एक प्रोटॉन है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, उस फील्ड की वैल्यू गिवन है, और उसको उसमें एंटर करने के लिए जो पोटेंशियल दिया गया है वो 6x5 वोल्ट है। और हमें पता है कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसी फील्ड में एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स अप्लाई हो गया और वो बैंड हो जाएगा। बैंड होगा तो उस सर्किल में घूमना शुरू कर देगा, उस सर्किल का रेडियस मालूम करना है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
देखो बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैंने क्रॉस से शो कराया, जो आपसे दूर जा रही है, और एक चार्ज पार्टिकल है जो परपेंडिकुलर इसमें एंटर कर रहा है। तो एंटर करने के बाद वो सर्कल में घूमना शुरू हो जाएगा और सर्कल का रेडियस मालूम करना है। पोटेंशियल आपको गिवन है, फील्ड गिवन है, एंगल 90 है, रेडियस मालूम करना है। देखो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv sin थीटा बाय क्यूबी। यहाँ से आपको mv में v यानी वेलोसिटी नहीं पता, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जो कहाँ से बनता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके ये फॉर्मूला बनाते हैं, और ये फॉर्मूला बनता है 2v√2v/m बनता है। ठीक है, यहाँ से आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है, सारी वैल्यू। सब पोटेंशियल आपको गिवन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट होता है, ऊपर दे दिया गया डेटा में, मास कांस्टेंट होता है, सब वैल्यू पुट किया, स्पीड आ गया 1.07 एक्सपोनेंशियल मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, इस तरह सारी वैल्यू को ऊपर इक्वेशन 1 में पुट किया, और sin 90 तो 1 होता है, सारी वैल्यूज को पुट करके आपका आंसर पहले तो मीटर में आएगा, आप उसको मल्टीप्लाई अगर 100 कर देंगे तो सेंटीमीटर में 22.33 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस का देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए एक तो फैराडे लॉ का फॉर्मूला है वो इस्तेमाल हो सकता है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के अपने दो फॉर्मूले जो डेरिवेशन कराते हुए आपके पास मौजूद होते हैं क्वेश्चन 1 और 3 की सूरत में। ठीक है, तो चलो ज़रा इसके सॉल्यूशन को देखते हैं और फिर बात करते हैं। तो ये रहा आपके पास इसका सॉल्यूशन। आपको ईएमएफ दिया हुआ था जो इंड्यूस हुआ 45 मिली वोल्ट, मिली का मतलब 10⁻³ नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल के 500 थे। करंट का चेंज हमेशा प्राइमरी कॉइल में आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस में ना बेटा। ठीक है, तो लिहाजा डेल आई पी 11 एम्पियर इस लिहाज से वहाँ पे आपको डिफरेंस दिया हुआ है 15 एम्पियर से 4 एम्पियर का। तो 15 - 4 कितना बनेगा, 11 बनेगा। टाइम का चेंज 0.2 सेकेंड। एम आपको मालूम करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जबकि आपको चेंज ऑफ फ्लक्स भी मालूम करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स का चेंज बेसिकली दोनों कॉइलों में आता है, लेकिन क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने सेकेंडरी कॉइल की फ्लक्स के चेंज की बात करनी है। तो बेटा ये वाला पहला फॉर्मूला है जो कि आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेरिवेशन से मिलता है कि किसी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो करंट के चेंज पर डिपेंड करता है उसमें इंड्यूस होने वाला ईएमएफ। और दूसरा फॉर्मूला आपका बेसिक फैराडे लॉ का फॉर्मूला है। दोनों फार्मूले में आपको माइनस साइन लगानी है, मतलब ऊपर में नहीं लगाए, क्योंकि अगर आप माइनस लगाएंगे तो दोनों माइनस, बल्कि नहीं, यहाँ कैंसिल होने वाली कहानी नहीं है। तो दूसरे वाले में जो मैंने माइनस साइन लगाया वो यहाँ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं वैल्यू तो वहाँ साइन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है बेटा, तो देखो आपको अगर एम मालूम करना है तो आपने पहले वाली इक्वेशन लगानी है। ईएमएफ आपको गिवन है 45 मिली वोल्ट, करंट का चेंज आपको बता दिया, टाइम का चेंज बता दिया, वैल्यूज को पुट किया, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका हेनरी में आ जाएगा। ठीक है बेटा, खुद से कैलकुलेट करना, आंसर मैच कर लेना। फिर आपने मालूम करना था चेंज ऑफ फ्लक्स। चेंज ऑफ फ्लक्स के लिए आपने फैराडे लॉ का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो फैराडे लॉ के फॉर्मूले से डेल फाई एस बाय डेल टी आपको मालूम करना है। देखो ई एस आपको गिवन है, यानी ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न पे गिवन है, माइनस का यहाँ यूज़ नहीं करना। तो देखो आपने यहाँ इनको ऐसे यूज़ करना है, यहाँ पे सॉरी इधर, हाँ इधर, यहाँ पे आपने ऐसे इसको यूज़ करना है कैसे कि डेल फाई बाय डेल एल एस को अलग करना है इस फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से अलग करना है। तो आपको पता है ये वाला फार्मूला जो इक्वेशन नंबर 2 है, जो आपको 2 दिख रही है, यहाँ से आपका जो एन एस है वो जाके ई एस से डिवाइड हो जाएगा। तो फार्मूले में आपके पास ऊपर ई एस आएगा, नीचे एन एस आएगा, और ई एम एफ को रखा, नंबर ऑफ टर्न को रखा, डिवाइड कराया, आपका आंसर आ जाएगा। और फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, लेकिन क्योंकि उसने रेट ऑफ चेंज पूछा है तो वेबर पर सेकेंड हो जाएगा। नाउ अब अगला सवाल है 26, और 26 में उसने क्या पूछा था आपसे, 26 में आपसे पूछा है कि एक आयरन कोर सोलेनॉइड है, उसके टर्न 500 है, उसका एरिया 5 मीटर पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसमें से करंट का जो चेंज है वो 2.3 एम्पियर है, और उसमें से गुजरने वाली फील्ड जो है वो 0.53 टेस्ला है। तो बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर अगर आप करंट का जो चेंज प्रोड्यूस करेंगे, उसका जो टाइम रेट ऑफ चेंज होगा वो 0.1 सेकेंड होगा, यानी करंट में जो चेंज आ रहा है वो 0.1 सेकेंड में आ रहा है। तो बताओ उस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। तो ये फार्मूले में आपको फैराडे लॉ इस्तेमाल करना है और सेल्फ इंडक्टेंस की फार्मूलाज यूज़ करना है। तो बेटा ये रहा आपका वो सवाल, ठीक है, इसमें आपके पास क्वेश्चन 26 में बोला नंबर ऑफ टर्न। अच्छा, यहाँ पे एक ही कॉइल है तो कोई एनपी एनएस प्राइमरी सेकेंडरी का चक्कर नहीं है, एक ही कॉइल की नंबर ऑफ टर्न 500 है, एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आने के लिए आपने 100 के स्क्वायर से डिवाइड करना होता है, तो ये एरिया आ जाएगा। आप इसको डेल ए बोलें या ए बोलें, डजंट मैटर। ठीक है, करंट का चेंज 0.3 एम्पियर है, फील्ड 0.53 टेस्ला थी। टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर एक ही बात होती है। ठीक है बेटा, ईएमएफ यानी ये आपको मालूम करना है, टाइम का चेंज 0.1 सेकेंड था, और कैपिटल एल का मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस से आपको मालूम करना है। ठीक है, तो देखो ये रहा फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला जो है वो आपका बेसिक फार्मूला है फैराडे लॉ वाला। दूसरा फार्मूला आपका सेल्फ इंडक्टेंस से आता है, वो फार्मूला है। तो पहले वाले फार्मूले के मुताबिक आपने यहाँ से
क्या करना है। देखो आपको ईएमएफ चाहिए, ईएमएफ के लिए आपके पास नंबर ऑफ टर्न और फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है। फ्लक्स का चेंज आपको नहीं बताया गया, तो फ्लक्स का चेंज निकालने के लिए आपने डेल फाई का फॉर्मूला लगाना है जो होता है बी डेल ए। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, डेल ए का मतलब एरिया। इन्हें मल्टीप्लाई करा आपने, जो आपके पास डेटा में मौजूद था, तो यहाँ से फ्लक्स आ गया वेबर्स में। फ्लक्स का चेंज कर लिया, फ्लक्स वेबर्स में आ गया। फिर आपने ईएमएफ का ही फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 से उठाया, नंबर ऑफ टर्न रखा, फ्लक्स रखा, टाइम रखा, तो ईएमएफ आ गया 1.325 वोल्ट। ठीक है बेटा। अब जो है सेल्फ इंडक्टेंस एल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला आपके पास गिवन है, ऊपर यहाँ से नंबर ऑफ टर्न रखना है, फ्लक्स जो आपने भी मालूम किया है वो रखना है, और करंट का चेंज यानी डेल आई रखना है। तो डेल आई रखेंगे तो सॉल्यूशन करके आपका आंसर 10⁻³ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आप उस आंसर को 10⁻³ में साइंटिफिक नोटेशन बना के कन्वर्ट करेंगे, और 10⁻³ को मिली कहा जाता है, तो लिहाजा 57.3 मिली हेनरी एमएच में आंसर आ जाएगा इसका बेटा। ठीक है, चलो अब अगला सवाल जो है ना 26 बेटा। 26 में आपको जो सवाल दिया गया है, मेरे ख्याल में हाँ हमने करा दिया, सॉरी। अब 27 है, 27, 28, 29 इन तीनों का एक ही फार्मूला है जनरेटर वाला, और मैं आपको पहले वाला सवाल बताता हूँ। फार्मूला जब बताऊँगा तो वही फार्मूला सब में इस्तेमाल होगा। ठीक है, एक जनरेटर के लिए कहा गया है कि जनरेटर में जो कॉइल घूमता है, उस कॉइल पे जो आपने वाइंडिंग करके टर्न दिए हैं वो 400 हैं, और उसका कॉइल का एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है। कॉइल रोटेट कर रहा है फील्ड में 50 टेस्ला की। कितना फास्ट, हाउ फास्ट, यानी कॉइल को कितना तेज़ घूमना चाहिए कि वो 150 वोल्ट का ईएमएफ पैदा कर ले। जबकि अगले सवाल में उसने कहा बोला है कि एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, एसी जनरेटर का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। फ्रीक्वेंसी का जिक्र क्यों आ रहा है? बिकॉज ये अल्टरनेटिंग करंट है, और अमूमन जो फ्रीक्वेंसी हमें अल्टरनेटिंग करंट से मिलती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है, या कभी इससे ज़्यादा भी हो सकती है। 79 हर्ट्ज़ भी अक्सर बोला जाता है, बट एवरेज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ यूज़ होती है। अच्छा, टर्न्स कॉइल के 200 बोले हैं, और कह रहा है यहाँ एरिया कॉइल का 120 है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड बताओ इस वाले सवाल में 28वें में, जबकि उसने आपको ये बता दिया है कि कितना वोल्टेज या ईएमएफ ये पैदा करेगी। तो इस सवाल में उसने आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, यानी फार्मूला एक ही रहेगा, आपने फार्मूले को बस मैनिपुलेट करना होगा। तो दोनों का सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ दिखाऊंगा। जबकि तीसरे में कह रहा है कि करंट और एसी जनरेटर का फ्रीक्वेंसी 79 हर्ट्ज़ है, कॉइल का एरिया 500 है, नंबर ऑफ टर्न मालूम करो, जबकि आपको मैग्नेटिक फील्ड जो कि वेबर पर मीटर स्क्वायर में 0.06 dV है, और वो पोटेंशियल 150 का पैदा कर रही है कि करंट यानी बिजली या ईएमएफ इतनी वोल्टेज की पैदा कर रहा है जनरेटर। तो ये तीनों सवाल का एक ही मेथड है, मैं आपको तीनों का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो अब 27वें में नंबर ऑफ टर्न थे, एरिया था, फील्ड थी, पोटेंशियल 150 वोल्ट था, हाउ फास्ट का मतलब एंगुलर वेलोसिटी मालूम करना था। तो देखो अब बेसिक फार्मूला जनरेटर के लिए क्या है, जो उसका वर्किंग फार्मूला है वो है V = BAN ओमेगा। V का मतलब है पोटेंशियल, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, A का मतलब है एरिया, N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न, ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा का फर्दर फार्मूला होता है 2π, F मतलब फ्रीक्वेंसी। तो आपने फार्मूला लगाया, ओमेगा को अलग किया, वैल्यू को पुट किया, आपका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो आएगा रेडियन पर सेकंड में। लेकिन आपको ऐसा यूनिट में लाने के लिए क्या करना होगा, ये बताना होगा कि एक रेवोल्यूशन में 2π रेडियन होते हैं, यानी 360 डिग्री रेडियन होता है। तो आपने अपने आंसर को 2π से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर जो आएगा वो रेवोल्यूशन पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब 28वां फ्रीक्वेंसी गिवन था, नंबर ऑफ टर्न था, एरिया। अच्छा, एरिया जब सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है तो मीटर स्क्वायर में लाने के लिए 100 ने फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया, एन को अलग करके ठीक है। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, और सारे वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास बी का आंसर 0.31 टेस्ला, टेस्ला की जगह वेबर मीटर स्क्वायर भी आ सकता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और वही बराबर टेस्ला के होते हैं, तो टेस्ला में आंसर आ जाएगा। अगले सवाल में क्या करा, फ्रीक्वेंसी 79 हर्ट्ज़ है, एरिया गिवन है, एरिया को आपने कन्वर्ट किया मीटर स्क्वायर में, नंबर ऑफ टर्न मालूम करना है, और बी आप नंबर ऑफ टर्न मालूम करना है। जो 100 लिखा हुआ है इसका आंसर आया है जो मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, फील्ड आपको गिवन है, वोल्टेज आपको, पोटेंशियल आपको गिवन है, फॉर्मूला उठाया, नंबर ऑफ टर्न को अलग किया, फॉर्मूला बना V/BA ओमेगा, ओमेगा की जगह 2πf रखा, वैल्यू को पुट किया, और नंबर ऑफ टर्न आपका आंसर 99.567 कुछ अप्रॉक्सीमेट आएगा, बट आप उसको 100 कंसिडर करके राउंड ऑफ करके, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न होल नंबर में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो n इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया, n को अलग करके
ठीक है, तो आपने यहाँ पे से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और सारे वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास बी का आंसर 0.31 टेस्ला। टेस्ला की जगह वेबर मीटर स्क्वायर भी आ सकता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और वही बराबर टेस्ला के होते तो टेस्ला में आंसर आ जाएगा। अगले सवाल में क्या करा, फ्रीक्वेंसी 79 हर्ट्ज है, एरिया गिवन है, एरिया को आपने कन्वर्ट किया मीटर स्क्वायर में, नंबर ऑफ टर्न मालूम करने हैं और बी आप नंबर ऑफ टर्न मालूम करने, ये जो 100 लिखा हुआ है इसका आंसर आया है जो मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, फील्ड आपको गिवन है, वोल्टेज आपको, पोटेंशियल आपको गिवन है, फॉर्मूला उठाया, नंबर ऑफ टर्न को अलग किया, फॉर्मूला बना V बाय बी ए ओमेगा, ओमेगा की जगह 2πf रखा, वैल्यू को पुट किया और नंबर ऑफ टर्न आपका आंसर 99.567 कुछ अप्रॉक्सीमेट आएगा, बट आप उसको 100 कंसिडर करके राउंड ऑफ करके, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न होल नंबर में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो n इसका आंसर आ जाएगा। आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, एक कंडक्टर है जिसके अंदर करंट मेंटेन है 2.65 एम्पेयर का, उसमें से फिर फ्लो कर रहा है। अब जिस कंडक्टर से करंट पास होगा बेटा, उसके गिर्द उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स पर मीटर ऑन अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर। अभी इसके जैसा एक और कंडक्टर जो उसके सामने रखा हुआ है, पैरेलल है और कितना डिस्टेंस है, 0.5 डिस्टेंस के ऊपर है। बताओ उस पे कितनी फोर्स लगेगी इस पहले वाले कंडक्टर की वजह से, जबकि दूसरे वाले कंडक्टर में करंट जो फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर का कर रहा है। तो इसको यहाँ समझते, आपके पास एक कंडक्टर है ऐसा और ये दूसरा रखा हुआ है। पहले वाले कंडक्टर में ऐसे करंट पास हो रहा है 6.25 का, तो बेटा वो जो है ना वो क्या करेगा, अपने गिर्द ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, ऐसे सर्किल में ना बड़ी बड़ी सर्किल्स बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे। ठीक है, तो अब ये जो दूसरा वाला कंडक्टर है ना, दूसरा वाला कंडक्टर इससे जितने डिस्टेंस पे उसने बोला है 0.5 मीटर वगैरह, उतने डिस्टेंस इससे दूर रखा हुआ है, तो वो डिस्टेंस इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही आ रहा है। यानी दूसरा वाला वायर इस पहले वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, इतने डिस्टेंस के ऊपर। तो कह रहा है बताओ, क्योंकि देखो आपको पता है ये दूसरा वाला वायर जो है जिसके अंदर करंट कितना पास हो रहा है, इसके अंदर करंट पास हो रहा है I2 2 एम्पियर। तो जब इसमें से करंट पास होगा तो बेटा ये खुद भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना, और ये खुद एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। तो इसका मतलब ये दो मैग्नेट आसपास रखे हैं। इसका मतलब ये कि कह रहा है बताओ इस वाले पे, दूसरे वाले पे F2 कितना होगा, तो वो होगा I2LB। I2 मतलब इसमें से पास होने वाले करंट की वजह से तो इस पर फोर्स लगेगी ना, जिसमें से करंट पास होता है उस पर फोर्स लगती है। और लेंथ इसकी अपनी है, उसने बोला फोर्स पर मीटर। पर मीटर का मतलब क्या हुआ, पर मीटर का मतलब है इसकी जो लेंथ होगी वो 1 मीटर होगी। ठीक है, और बी आपने कहाँ से लाना है, ये जो बी है ना बेटा, ये वाला जो बी है, ये बी कहाँ से आएगा, ये बी असल में इस वाले कंडक्टर की फील्ड है, जिसका फॉर्मूला बी आपको मालूम करना होगा, जो मैंने वहाँ पे सॉल्यूशन में आपको फॉर्मूला बता दिया है। तो पहले आपने पहले वाले कंडक्टर की वजह से पैदा होने वाली फील्ड मालूम करनी है, और उस फील्ड के अंदर रहते हुए दूसरे वाले कंडक्टर पे क्या फोर्स लग रही है जो उससे आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, वो आपने मालूम करनी है। ठीक है, में ये रहा, देखो ये वो दो कंडक्टर हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस आर है। पहले आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करके म्यू नॉट आई अपॉन 2πr से आपने ये फार्मूला कहाँ से आता है, ये आता है बायोट-सावर्ट लॉ से। आपने इससे फील्ड मालूम करनी है। ठीक है, फिर आपने फार्मूला लगाना है कौन सा, F इक्वल्स टू ILB। तो देखो करंट I1 वाला 6.25, I2 वाला 2 एम्पियर, इनके दरमियान डिस्टेंस 2.5 मीटर। अच्छा, लेंथ 1 मीटर, फोर्स आपने मालूम करनी है। फॉर्मूला फोर्स का क्या होगा, I2LB है ना। अब आपको पहले बी निकालना है, बी का फॉर्मूला म्यू नॉट I1 बाई 2πr। म्यू नॉट के साथ I1 रखा है बिकॉज फील्ड पहले वाले कंडक्टर की वजह से जो बन रही है उसको कंसीडर करना है। तो म्यू नॉट I1 बाई 2πr, आर इज द डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे दूसरा वाला कंडक्टर रखा हुआ है कि उस पॉइंट पे कितनी शिद्दत होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की। तो लिहाजा आपने इंटेंसिटी निकाली मैग्नेटिक फील्ड की, फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, आंसर आया 0.5 एक्सपोनेंशियल 6 टेस्ला। इस फील्ड को आपने उठा के इक्वेशन नंबर 2 में इस्तेमाल करना है। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है, मैंने ऊपर ही कहीं लिखा था शायद, इक्वेशन नंबर 2 मैंने कहाँ लिखा था, शायद मैं 2 लिखना भूल गया। 12, लेकिन ये 2 कौन सा है, 2 ये वाला फॉर्मूला आपका F इक्वल्स टू I2LB। ठीक है, I2LB, ये थोड़ा नंबरिंग गलत हो गई है, आप अपने हिसाब से नंबरिंग कर लेना। पहले मैंने बी निकाला, बी निकालने के बाद मैंने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, F इक्वल टू I2LB वाला। वहाँ मैंने I2 रखा 2 एम्पियर, लेंथ 1 मीटर, और फील्ड जो अभी निकाला रखा, तो फोर्स का आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये फोर्स पर मीटर था तो यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है बेटा, इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इन दैट्स इट। शॉर्ट, ठीक है बेटा, तो इसके शॉर्ट सवालों पे आते हैं। शॉर्ट सवाल मैंने 2 ही दिए हैं और दोनों जो हैं तकरीबन आसान है। सबसे पहले आप ये वाला सवाल समझ लें, यानी कि 2 आप समझ लीजिए। अब बेसिकली इसमें क्या करना है, देखें
इसमें कह रहा है कि आपने साबित करना है कि जो एक रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होगा फॉर अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। आपको मैंने बताया था किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी और वो सर्किल में घूमना शुरू हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। तो सर्किल में घूमने का मतलब है जो मैग्नेटिक फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है वो एज सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही है, ठीक है। अब वो चार्ज परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो लिहाजा उसका वेलोसिटी कंपोनेंट भी हम परपेंडिकुलर वाला ही लेते हैं। तो सारी वर्डिंग ऊपर बता दी। असल चीज़ मैथमेटिकली काम है। मैथमेटिकली में क्या बेसिक फिनोमिना है कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, सेंट्रीपिटल का होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। बट मैंने वी के साथ परपेंडिकुलर का सिंबल लगाया बिकॉज परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। नाउ क्यू वी बी साइन थीटा बराबर हो जाएगा एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय आर, और क्यू वी बी साइन थीटा बराबर हो जाएगा एम वी परपेंडिकुलर, साइन कंपोनेंट होता है ये, तो वी साइन थीटा स्क्वायर से खुल जाएगा तो एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय क्यू वी बी साइन थीटा। सो आर का फॉर्मूला आपको कैंसिल आउट होने के बाद मिल जाएगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। एक करेक्शन बता दूं, बुक में ये गलत लिखा हुआ है, बुक में नीचे साइन थीटा लिखा हुआ है लेकिन असल में ऊपर साइन थीटा आता है। बेटा अब एक बात और बता दूं, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ, इन वीडियोज़ की लेंथ को कोशिश करता हूँ कम से कम रखने के लिए जब भी मैं पिक्चर के फॉर्मेट पे आपको एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, क्योंकि ये मैं एक शॉर्ट कोर्स के हवाले से पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मुझे जल्दी भी पढ़ाना होता है और ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा पाता। तो अभी आप कोशिश कीजिए जो जिनकी तैयारी, जिनको ज़रूरत है पढ़ने के लिए, वो उसको समझने की कोशिश कीजिए और जो बात ना समझ आए मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, क्योंकि ये तो थोड़ा टाइम को बचाने के लिए, जल्दी कवर करने के लिए हो रहा है, लेकिन इसके अलावा आपको बहुत सारे आपकी टॉपिक्स के रेलेवेंट बहुत से लेक्चर्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप उनको सुकून से भी देख सकते हैं, जिसको मैंने तसल्ली सुकून से पढ़ाया है। और आगे भी इंशाल्लाह मैं ऐसे लेक्चर अपलोड करूँगा, लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट टाइम वाले लेक्चर इसीलिए मैं इनको ज़रा जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आई होप आप इनको समझने की कोशिश करेंगे और कम से कम जो मैं न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ उनकी तो आप बेहतरीन तैयारी करेंगे। अच्छा, तो बेटा इस पहले वाले सवाल में कह रहे हैं कि देखो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है और उसमें एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर रखा हुआ है जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसकी लेंथ एल है, ठीक है। उसका एक पॉइंट ए है जिसको एरिया का नाम दिया गया है बेसिकली उसके सरफेस को, और ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है या फिर किसी एंगल पे भी रखा हुआ हो सकता है, मसला नहीं है, उस एंगल को थीटा बोलेंगे। ये एंगल किसके दरमियान होगा, देखो ये एंगल होगा इस सिलेंडर के अंदर। आप देखो बॉटम से टॉप पे करंट फ्लो करेगा, तो उस करंट फ्लो होने की जो डायरेक्शन होगी चार्जेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन वो वी है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि बी है। तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल किसके दरमियान होगा, वी और बी। अब आप इसको वी कह सकते हो या आप इसको एल कह सकते हो, बिकॉज जो वेक्टर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस डायरेक्शन में, वही वेक्टर लेंथ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ डायरेक्शन एल और बी या वी और बी के दरमियान ली जा सकती है। अच्छा, राइट हैंड रूल आपके सामने ये है। राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर आप की फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं और आपका थंब सिलेंडर में रखे हुए करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, तो आपका जो पाल्म है, जिस डायरेक्शन में आपका पाल्म है उस डायरेक्शन पे उस कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई होगी और वो कंडक्टर अपनी जगह रखे आगे खिसक जाएगा, ठीक है। सो लिहाजा आपने कंसीडर किया है कंडक्टर जिसके लेंथ एल है, और ये जो सारी डायग्राम्स है ना हैंड वाली, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने सिर्फ वर्डिंग लिखनी है वाली। मैग्नेटिक फील्ड बी है, कंडक्टर की लेंथ एल है, कंडक्टर में से पास होने वाला करंट आई है, और कंडक्टर को ऐसे एंगल पे रखा है जिसका एंगल थीटा है विद द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन के दरमियान एंगल थीटा है। फिर कह रहे हैं कि इफ देयर आर एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर में से पास होने वाले बहुत से इलेक्ट्रॉन हैं, वो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इस कंडक्टर के वॉल्यूम में से पास हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज का मतलब है Q इक्वल्स टू NaLe। भाई देखो Q बराबर होता है बेसिकली Ne के, लेकिन क्योंकि हम ओवरऑल वॉल्यूम में मौजूद चार्जेस की बात कर रहे हैं, सो लिहाजा Q इक्वल्स टू Ne के साथ हम यहाँ पे A और L यानी एरिया और लेंथ की बात भी करेंगे, ताकि यहाँ पे बात करें कि ये टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है बेटा। नाउ वेयर A इज द एरिया और L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब आपको पता है फोर्स ऑन कंडक्टर क्या कैसे होगा, आपको पता है एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स होती है Q V क्रॉस B। तो लिहाजा यहाँ से आपने Q की जगह NaLe रखा। ये सिर्फ इसलिए रख रहे हैं, ये बताने के लिए कि आप एक नहीं तमाम चार्जेस को कंसीडर कर रहे हैं और ओवरऑल करंट की बात कर रहे हैं।
Now, this expression of force can be changed in term of the current I by little mathematical manipulation. अब आप इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, वो क्या देखो, आपको पता है वेलोसिटी का मतलब है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस अपॉन टी, लेकिन आपको पता है इस कंडक्टर में जो करंट या चार्जेस डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो टॉप से बॉटम, वो कितना डिस्टेंस है, वो कंडक्टर की लेंथ है। सो लिहाजा वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा एल अपॉन टी। तो एल अपॉन टी में देखो, जहाँ ऊपर वी लिखा हुआ था वहाँ वी की जगह पर क्या आ जाएगा, एल अपॉन टी आ जाएगा। और ये जो नीचे वाला डिवाइड का टी है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसको एन ए एल ई के साथ डिवाइड में रख देंगे। और ये जो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जिसको लेंथ कह रहे हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में लिख देंगे। और फिर आपने क्या करना है, वो जो एन ए एल ई को क्यू के बराबर लिखा था वो दोबारा उसको क्यू के बराबर ही लिख देंगे और क्यू अपॉन टी अपनी जगह आ जाएगा, एल क्रॉस बी आ जाएगा। अब आपको पता है क्यू अपॉन टी का मतलब है चार्ज अपॉन टाइम, ये बराबर होता है करंट के। तो आई एल क्रॉस बी, और क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो साइन थीटा आता है, तो आई एल बी साइन थीटा। और अगर आप ये कहते हैं कि कंडक्टर इधर रखा हुआ है परपेंडिकुलर, जो कि डायग्राम में आपको परपेंडिकुलर नहीं विजिबल हो रहा है क्योंकि ये किसी एंगल पे ऊपर आ गया, आप ये माने कि ये बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे आपके राइट हैंड के मुताबिक ये आपकी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड है और थंब जो है वो परपेंडिकुलर रखा हुआ है। लेकिन अगर आप थंब को थोड़ा झुका देंगे तो वो एंगल 90 से कम हो जाएगा, तो फोर्स जो लगने वाली वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो अगर एंगल 90 है तो फिर जो फोर्स है वो मैक्सिमम लगेगी, फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी हो जाएगा। लेकिन अगर एंगल ज़ीरो है, यानी अगर आपने इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सिलेंडर को लिटा के रख दिया, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में सिलेंडर रखा हुआ, उसी डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, तो बेटा सिलेंडर पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, सो फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, डेट सेट। ठीक है, ठीक है, तो बात करते हैं पहले लॉन्ग सवाल की, जिसमें कह रहे हैं कि बाय गिविंग बोथ द मेथड ऑफ वेलोसिटी डिटर्मिनेशन डिस्क्राइब द थॉमसन एक्सपेरिमेंट फॉर द मास चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली 1897 में जेजी थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास यानी ईएम रेशियो मालूम किया था। फिर उसके बाद फिर जो है वो मज़ीद आगे एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास इस ईएम रेशियो को इस्तेमाल करके इंडिविजुअली कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, वो फाइंड कर लिया गया। लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी था कि हमें ई ओवर एम का रेशो हो, तो यानी ई एम रेशो मिल गया तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी निकल सकता है, मास भी निकल सकता है। ठीक है बेटा, तो नाउ ई एम रेशो जो फाइंड किया है जी थॉमसन ने, उसका तरीका समझते हैं। इसमें क्या होता है कि इसने जो बोला ना, बाय गिविंग बोथ द मेथड ऑफ वेलोसिटी डिटर्मिनेशन, इसका मतलब है हमें अभी इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले समझते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये एक पेयर शेप, पेयर कहते हैं इसको, जो अमरूद होता है या नाशपाती, उसकी शेप का एक ट्यूब है, ठीक है, पिक्चर ट्यूब है हमारी जिस टीवी में होती है। उसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि शुरू में एक इलेक्ट्रॉन गन का जिक्र कर रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। फिर ये स्लिट ए और बी आपको दिख रहे हैं, ये दो बेसिकली ऐसे होल्स हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को गुजारा जाएगा, इलेक्ट्रॉन की बीम को, और इसमें पोटेंशियल दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन को आगे धकेलते हैं, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, मकसद इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल देते हैं और उस पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, और उस पोटेंशियल एनर्जी से वो आगे बढ़ते हैं, तो यानी स्पीड गेन करते हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन बीम इसमें से निकलते हुए जो है डायरेक्ट कहाँ पहुँचती है, स्क्रीन पे जाके पहुँचती है, आपके सेंटर पे जाती है। लेकिन स्क्रीन के एक तो सेंटर है और एक सेंटर से नीचे पॉइंट है ओ डैश, एक इससे ऊपर भी पॉइंट होगा ओ डैश। आप यहाँ देख रहे हैं, आपको यहाँ कुछ क्रॉस दिखाई दे रही है। क्रॉस क्या चीज़ है? क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड जो आपसे दूर जा रही है, उस तरफ जा रही है। यानी बेसिकली इस ट्यूब के दो तरफ एक नॉर्थ एक साउथ मैग्नेट रखा हुआ है। नॉर्थ में मान लो आपके पास आपकी तरफ रखा हुआ है, साउथ सामने की तरफ रखा हुआ है। तो नॉर्थ से साउथ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल कर रही है और आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे दो प्लेट्स लगाई हुई रेक्टेंगुलर में, ये आपके ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स होती हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट की हुई है इन प्लेट्स के दरमियान, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी हमने क्रिएट की हुई है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन की बीम जब आएगी तो वो ट्रैवल करते करते नीचे बैंड हो जाएगी, जैसे आपको बैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होगी तो मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह सेट किया जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन बीम बिल्कुल परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड को एंटर कर रही है तो वो ऊपर या नीचे की तरफ बैंड हो जाएगी। तो ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन बीम को नीचे बैंड कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको ऊपर बैंड करे, तो ताकि अगर हम दोनों फील्ड्स को एडजस्ट कर दें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्क्रीन के सेंटर पर जाकर स्पॉट करेगी।
और यही वजह है कि अगर आप किसी पिक्चर ट्यूब के पास किसी मैग्नेट को लेकर आते हैं तो उस मैग्नेट की वजह से एक अलग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और वो जो इलेक्ट्रॉन बीम सेंटर पे पड़ रही होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, वो ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये डिस्टॉर्शन कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड के आने की वजह से। तो अब देखें इसमें सेंटर पे जो ओ है, अब सेंटर से ऊपर या नीचे जितना भी आपका बीम डेविएट करेगा उस डिस्टेंस को ए बोलेंगे, और स्लिट ए स्लिट बी। अब ये जो बी डिस्टेंस है ये क्या है, ये बेसिकली स्क्रीन से लेके स्लिट ए तक का फासला है। ठीक है, इसको स्मॉल बी कह रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन बीम आता है तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने के बाद वो बैंड, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक में एंटर होने के बाद वो बैंड कर जाता है। ठीक है, बैंड करने का मतलब एक कर्वेचर बना रहा है। अगर मिसाल के तौर पे इस पर बहुत बड़ा रास्ता मिल जाएगा तो एक कर्वेचर बना बना के पूरा एक सर्किल में घूमना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा तो खैर नहीं होता क्योंकि सामने स्क्रीन है, स्क्रीन पे ये हिट कर जाता है। अच्छा, अब यहाँ ये डायग्राम को मैं समझा रहा था ना आपको, डायग्राम समझाया मैंने। अब डायग्राम के बाद हम बात करते हैं, इधर आते हैं कंस्ट्रक्शन। तो देखो बेटा, ये जो apparatus है ना, ये कंसिस्ट करता है एक डिस्चार्ज ट्यूब पर, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज हो रहा हो, उसमें टंगस्टन फिलामेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। इस टंगस्टन फिलामेंट को हीटअप करते हैं। जब हीटअप करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं इसके अंदर से। ठीक है बेटा। अच्छा, वैसे तो कैथोड, जो कि बेसिकली कैथोड है, तो कैथोड से निकलने वाली रेस को कैथोड रे भी कहते हैं। ऐसा फिर जब फिलामेंट को हीट करते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, फिर उन इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट किया जाता है पोटेंशियल या वोल्टेज देके, जो कि स्लिट्स के जरिए दिया जाता है, ए और बी के जरिए। इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में और वो स्क्रीन से आगे टकरा जाते हैं एट पॉइंट ओ पे। जब आप मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करते हो परपेंडिकुलरली ऑन द बीम, तो वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो डेविएट हो जाएगी फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द स्क्रीन एट पॉइंट ओ। ये ओ नहीं होगा, ये वाले पॉइंट का मतलब होगा ओ डैश। ठीक है, क्योंकि ओ तो सेंटर पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट ओ नहीं होगा, ओ ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये ओ नहीं होगा, ये ओ डैश होगा। ठीक है, तो नाउ अब ये कर्व पाथ बन जाएगा जिसका रेडियस आर होगा। हेड इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्टेड अपॉन बाय मैग्नेटिक फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड ने उसको कर्व पर घुमा दिया ना। अब कर्व में घुमाने की वजह से उसके ऊपर वो जो मैग्नेटिक फोर्स लगी है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करेगी। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि हम अभी सिर्फ मैग्नेटिक टर्म कंसीडर कर रहे हैं, तो बेटा एफ मैग्नेटिक बराबर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। मैं इस वाले के ऊपर बात कर रहा हूँ, एफ मैग्नेटिक बराबर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। फिर उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगला स्टेप चेक करते हैं। अगले स्टेप में क्या रहा है, अगले स्टेप में आपको कह रहे हैं कि जो जहाँ एफ मैग्नेटिक लिखा ना बेटा, वहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा ई वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये बात मैं ज़रा आपको इधर चल के बताता हूँ। आपको थोड़ी सी बात अगर इसमें ये नहीं समझ आ रही कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो कुछ सीन ऐसे होता है आपके पास के जैसे कि आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बेटा, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं क्रॉस से बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर करता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एंटर करता है, तो इलेक्ट्रॉन है वो। ठीक है, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है आपके पास, ये पार्टिकल बनाना चाह रहा हूँ मैं, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। तो अब जैसे इसमें एंटर करेगा आपके पास ये वाली फोर्स एग्जिस्ट कर जाएगी, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसमें Q का मतलब है इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, V का मतलब है स्पीड, जो कि मीटर पर सेकंड में होगी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और B का मतलब है यही मैग्नेटिक फील्ड, जो कि किसमें होगी, टेस्ला के अंदर होगी। बेटा देखो यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है। साइन थीटा का मतलब अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब है कि अगर साइन 90 मिलेगा तो हमें मैक्सिमम फोर्स मिलेगी। यानी इलेक्ट्रॉन जब इधर एंटर करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करते ही या तो ऊपर निकल जाएगा। अगर वो ऊपर निकल गया, ऐसे में कलर चेंज कर देता हूँ कि अगर वो ऊपर निकल जाएगा, जस्ट वेट। ठीक है, यहाँ दोबारा समझते हैं इसको, कलर चेंज कर दिया। हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे डेविएट करेगा तो फिर अगर मुसलसल फील्ड में रहेगा तो वह ऐसे सर्किल में घूमना शुरू कर देगा, और उस सर्किल का रेडियस जो है वो आर होगा। अब आपको पता है कि ये जो सर्किल में घूमता है, जो भी चीज़ सर्किल में घूमती है उसके लिए क्या चीज़ कही जाती है, कि जो चीज़ सर्किल में घूम रही है उसके ऊपर लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा यही मैग्नेटिक फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है ना, कौन सी फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स पर लग रही है, यही मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि वो इसको सर्किल में घुमा रही है और ये सर्किल का रेडियस आर है। तो बेटा अगर
एफ एम बराबर है एफ सी के, तो ये वाली बात समझ लेना कि जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है ना, सही है। और इसी तरह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब अगेन एक बात समझना कि यहाँ पे क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया जाएगा जिसको बोलेंगे वी साइन थीटा। तो लिहाजा जहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ ना आपका क्या वी एम वी स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर का सिंबल लगाना है ऐसे, जो मैंने नोट्स में भी लगाया हुआ है। तो अब क्या होगा, अब होगा कुछ ये कि जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे एम एफ एम इक्वल्स टू एफ सी स्क्वायर, तो बेटा आपने करना यहाँ पे कुछ ये होगा कि ये देखो लाइक मैंने करना एफ एम, तो एफ एम की जगह पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स जो क्या होगी क्यू वी बी साइन थीटा, और बराबर में क्या लिखा हुआ होगा एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। नोट्स में भी चल के देख लो, ये लिखा हुआ फॉर्मूला क्या कि मैंने बोला था कि ई वी बी साइन थीटा एम बी परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर। अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं ई इस्तेमाल हो रहा है चार्ज के लिए, तो ई वी बी साइन थीटा बराबर हो जाएगा एम वी, जहाँ वी परपेंडिकुलर है वहाँ बेटा क्या है, मैंने अभी बताया था कि वी परपेंडिकुलर की जगह पे क्या इस्तेमाल होगा, वी परपेंडिकुलर की जगह पे इस्तेमाल होगा वी साइन थीटा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अच्छा जी, तो इसी तरह से जो है अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जहाँ पे लिखा हुआ परपेंडिकुलर वहाँ पर आ जाएगा वी साइन थीटा, तो लिहाजा आपका फॉर्मूला बनेगा क्यू वी बी साइन थीटा बराबर में एम वी साइन थीटा, है ना, और इस पूरे पे आएगा, इस पूरे पे आएगा स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या होगा आर होगा। अब यहाँ अगर नहीं समझ आ रहा तो यही देख लो, नोट के अंदर आके तुम्हारा देखो, नोट में क्या बोल रहा था, नोट में बोल रहा था ये आ गया कि ए बी साइन का बराबर है एम वी स्क्वायर बराबर, देखो बेटा ये जो वी पे स्क्वायर था तो साइन वी साइन थीटा पे स्क्वायर आएगा, तो लिहाजा अब ये स्टेप में थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, इसको समझना, यहाँ लिखा हुआ है ए बी साइन थीटा और यहाँ लिखा हुआ है, अब ये जो आप इस पर स्क्वायर खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वाली स्टेप मैं आपको जो सॉल्यूशन में दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होगा कि जो है नए पेज पर आ जाता है, देखो यहाँ पे होगा कि एफ नहीं सॉरी ई वी बी साइन थीटा बराबर में लिखा हुआ है एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या था आर, है ना बेटा। देखो अब क्या होगा कि एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा आपके, अच्छा एक और भी चीज़ कट रही है, वो क्या कट रहा है, वी से वी कट रहा है, ठीक है। तो क्या बच रहा है, अब हमारे पास बच रहा है ई बी साइन थीटा कैंसिल हो गया इक्वल टू एम वी, एक साइन थीटा यहाँ बचा हुआ है साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर, सही है। अब तुमने क्या करना है, यहाँ आने के बाद तुमने इधर से हमने देखो यहाँ पहले देख लो यहाँ पे क्या करा है, ये फॉर्मूला आपके पास बच रहा है कौन सा वाला, ये रहा देखो ई ओवर एम इक्वल टू वी साइन थीटा ओवर बी आर, क्योंकि हम बेटा ई एम रेशो की बात कर रहे हैं ना, तो ई एम रेशो मतलब है ये ई आपका यहीं रहेगा, ये वाला एम आके डिवाइड हो जाएगा, नीचे आएगा ई बाय एम और बराबर में बचेगा वी साइन थीटा का नहीं जस्ट थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे आ गया बी और पहले से मौजूद था आर, तो ये बन गया फॉर्मूला देखो वी साइन थीटा ओवर बी आर, ये बन गया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने बोला फिजिक्स का मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब है साइन थीटा में साइन 90 आएगा, साइन 90 1 होता है, तो बेटा ये आपका ई ओवर एम इक्वल टू वी ओवर बी आर हो जाएगा, बस यहाँ समझ लो साइन थीटा की जगह साइन 90 आएगा, साइन 90 आपको पता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन 1 के बाद जस्ट अ मिनट
हम्म। अच्छा, ये एक स्टेप है बट थोड़ा सा यूजलेस सा, ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसको समझ लें। इसमें उन्होंने बोला है कि इन द अबव इक्वेशन जो EM रेशियो कुड बी डिटरमाइंड, रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड बाय नोइंग द शिफ्ट ऑफ लाइट स्पीड। लेकिन अगर आपको इसका रेडियस मालूम करना है, यानी अगर आपको मिसाल के तौर पर इस इक्वेशन से रेडियस नहीं पता और आपको बाकी चीज़ें भी नहीं पता, और आपको दैट सी बात है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रेडियस निकालना पड़ेगा, तो लिहाजा यहाँ आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला होगा b²/2a। देखो b² क्या है, b क्या चीज़ है, b ये वाला डिस्टेंस है, मैंने बताया था, और a जो है वो आपका जो स्क्रीन पे डेविएशन हो उसका डिस्टेंस है। तो अगर आप इसका इसका रेशो निकाल लोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा क्या, r, एंड देन इस r का इस्तेमाल फिर यहाँ इसको यूजलेस में कह रहा था, बट ये कि इसका काम दैट सी बात जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो पड़ेगा, तो लिहाजा आपने ये भी करना ही है, ठीक है। आर की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, इसको आगे जाके डेरिवेशन में नहीं रखेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे ये बताया कि आर निकलेगा कैसे, ठीक है बेटा। अब आगे चलो, फिर बता दिए बी क्या है, ए क्या है ना। अब आपने इस इक्वेशन को जब यहाँ छोड़ा है तो बेटा यहाँ से आपको पहले मालूम करना है वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी निकालने के दो तरीके होते हैं, एक कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस मेथड। इस मेथड को पहले मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कैसे होता है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस मेथड का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेथड में आपने ये करना होगा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है उसको हम आगे भेजते हैं पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करके। तो इसका मतलब है हम इसको पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं, जैसे जैसे ये स्पीड गेन करता है तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिलती जाती है। तो हम बोलते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल टू हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, या लॉस ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक, ठीक है। तो आपको पता है किसी भी चार्ज इलेक्ट्रिक में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ये फॉर्मूला होता है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, V मल्टीप्लाई बाय E। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है आप वही रखोगे क्या, हाफ mv²। अच्छा, यहाँ पे जो V आ रहा है, दोनों V में फ़र्क है, ये आपका पोटेंशियल है और ये वाला जो है ना ये आपका वेलोसिटी है, ठीक है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, V को अलग करना है। तो बेटा V का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2VE/m, और क्योंकि इस पर स्क्वायर था तो यहाँ पे आ जाएगा रूट, तो ये 2VE/m आपका फॉर्मूला बनेगा स्पीड या वेलोसिटी का। यहाँ देख लो, ये आ गया फॉर्मूला 2VE/m। आपने इसको पुट करना है कहाँ पे, आपने इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ V लिखा था। तो देख लो, ये हो जाएगा E/m इक्वल टू V/BR। यहाँ पे इधर पुट करना है, कहाँ, इधर। एक मिनट में इसको आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ। वेट, ठीक है, चलिए हाईलाइट हो नहीं रहा बहुत, क्योंकि स्क्रीन है मेरे पास, इस पर मैं पेन इस्तेमाल नहीं कर सकता। बहरहाल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पे जो V लिखा हुआ है बेटा, V की जगह पे क्या आ गया है, देखो V की जगह पे आ गया, ये आ गया 2V। ये अगर चाहो तो मैं इधर भी बताता हूँ आपको स्क्रीन पर आके, तो ये आपका हो जाएगा लाइक दैट। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, आपको पता है कि आपने ऊपर जो फॉर्मूला छोड़ा था वो छोड़ा था E/m इक्वल टू V/BR। ये V वेलोसिटी था, तो अगर E/m इक्वल टू √2VE/m डिवाइडेड बाय BR। तो E/m इक्वल टू 1/BR को अलग कर देंगे और अंडर रूट में रहेगा क्या, 2VE/m। यहाँ तक बात समझ आ गई, फॉर्मूला आपका वहाँ बन रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा, तो बेसिकली हमने फिर क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके रूट लेना है। तो ये हो जाएगा E²/m² बराबर में 1/B²R² और 2V/m बचेगा। यहाँ से आपने क्या करना है, इधर देखो, ये दोनों साइड का आपको दिख रहा है E/m, ये वाला यहाँ पे आपको दिख रहा है कि, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये वाला जो E/m, इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये वाला E²/m² और ये वाला E/m जो राइट साइड पे दोनों दी आपस में कटेंगे तो राइट लेफ्ट साइड पे एक बच जाएगा E/m। तो E/m का फॉर्मूला आएगा बेटा, यहाँ से आप देखो क्या बच रहा है, यहाँ से बच रहा है 2V/B²R²।
नाउ ये आपका EM रेशो का फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट मेथड से। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड बोलता है पार्टिकल वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड। इसमें आपने कॉन्सेप्ट ये वाला इस्तेमाल करना है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होती है, और आपको मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होती है। कैसे होती है इधर देखते हैं। इधर बोलेंगे देखो, by considering electric and magnetic field set in the tube, velocity of electron can be determined since both the field are perpendicular to each other, therefore intensity of field is gradually adjusted। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की बीम अनडिफ्लेक्टेड ट्रेवल करे। यानी इसका मतलब ये होता है कि ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के बराबर करना पड़ता है। तो इसके लिए हम ये बोलते हैं कि हम ये बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बराबर हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको बता दिए EV, और साइन थीटा हम नहीं यूज़ कर रहे बिकॉज मैक्सिमम फोर्स है। और FE का मतलब होता है QE, बट Q नहीं, यहाँ पे हम E इस्तेमाल कर रहे हैं, E मल्टीप्लाई बाई E। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q मल्टीप्लाई बाई E। Q का मतलब है चार्ज, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे Q की जगह हम E इस्तेमाल कर रहे हैं और E की जगह पे E। तो बेटा देखो ये E से E कटेगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा E/B, ठीक है। तो लिहाजा अब आपके पास वो जो फार्मूला था कौन सा वाला, वो फार्मूला E/m वाला, यहाँ लिख देता हूँ कि E/m इक्वल टू V/BR था ना बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E/m इक्वल टू V की जगह पे क्या आएगा, E/B आएगा, नीचे पहले से मौजूद है BR, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका ऐसे बन जाएगा, फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। आपको पता है ये BR पलटेगा, जब पलटेगा तो ये बनेगा E/m इक्वल टू F/B, नहीं सही, E/B, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/BR। तो फॉर्मूला बनेगा E/B²R, ठीक है। ये लो बन गया फॉर्मूला आपका, कहाँ गया फॉर्मूला, ये आपका बन गया E/B²R। पार्टिकल सिलेक्टर मेथड से आपके पास ये का फॉर्मूला है, तो ये आपका E/B²R। तो द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन थस फाउंड टू बी। तो इस तरह से हमें अगर पता चले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करी है, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करी और रेडियस कितना था, तो उसके ज़रिए से हमें ये वाला आंसर मिलता है 1.75 10⁻11 कूलम। अब ये EM रेशो की वैल्यू MCQs में भी आपसे पूछी जा सकती है, इस वैल्यू को आपने याद रखना है। एंड दैट्स इट, ये आपका EM रेशो का सवाल हो जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। इसके बाद हम फैराडे लॉ का सवाल समझते हैं इंशाल्लाह। में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि किसी कॉइल में से अगर करंट पास हो रहा हो तो उस कॉइल का एक अपना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है ना, लेकिन वो करंट हम खुद पास करवा रहे हैं। हमने कहा कि ऐसा हो सकता है कि किसी कॉइल के पास एक मैग्नेट को लेकर आओ, मैग्नेट को मूव करवाओ रिलेटिवली, मैग्नेट से निकलता है फ्लक्स, वो फ्लक्स कॉइल में से भी गुजरेगा। जब उस कॉइल में से फ्लक्स गुजरेगा तो हमने चेक करा कि अगर आप उस गुजरने वाले फ्लक्स को कांस्टेंट रखते हो तो कोई मतलब अनयूजुअल सी चीज़ नहीं हो रही। लेकिन जहाँ फ्लक्स का चेंज प्रोड्यूस हुआ वहाँ एक अनयूजुअल चीज़ हुई कि उस कॉइल का एक अपना ही एक EMF हाई और लो पोटेंशियल क्रिएट प्रोड्यूस हो गया, जिसको EMF कहते हैं। तो लिहाजा ऐसा कब होगा, फ्राइडे ने कहा कि ऐसा सिर्फ जब होगा कि जब आपके पास एक कॉइल हो, साथ में एक मैग्नेट हो, और मैग्नेट उसके साथ रिलेटिव मूव करवाया जाए। ऐसे मूव करवाया जाए कि उस मैग्नेट से निकलने वाला फ्लक्स जब उस कॉइल को क्रॉस करेगा तो वो फ्लक्स कभी इंक्रीज़ हो कभी डिक्रीज़ हो। तो ऐसी सूरत में जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंजिंग EMF प्रोड्यूस करेगा। यानी अगर मिसाल के तौर पर फ्लक्स बढ़ रहा है तो EMF की पोलैरिटी कुछ और होगी, अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो EMF की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑल्टरनेटली शिफ्ट करते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको एक ऑल्टरनेटिंग इंड्यूस करंट मिलेगा, ठीक है। यानी कि ऑल्टरनेटिंग कह सकता हूँ मैं इस हवाले से क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी। यानी कि अगर आप फ्लक्स को बढ़ा रहे हो तो करंट एक डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, फ्लक्स को कम कर रहे हो तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा, तो बेटा अब मैथमेटिक में क्या कहते हैं स्टेटमेंट में उसने ये वाली बात बोल दी है कि फ्लक्स जब होगा जब EMF जब पैदा होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो आपका डेफिनेशन है। मैं यहाँ बात करता हूँ पहले लॉ की। पहला लॉ ये बोलता है कि यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मैं उसको यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ
ये वाली लाइन गलत आ गई। आपने ये समझना है, देखो EMF इज इंड्यूस इन अ कॉइल थ्रू विच द फ्लक्स इज चेंजिंग। जिस कॉइल में से फ्लक्स चेंज होगा उसमें EMF इंड्यूस होगा। अगर EMF वो जो EMF पैदा होगा वो कब तक लास्ट सो लॉन्ग, वो कितनी देर तक बाकी रहेगा, जब तक फ्लक्स का चेंज प्रोग्रेस में है। और जैसे फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो वो जो EMF है वो ज़ीरो हो जाएगा। ये लास्ट वाली लाइन में आपको बताया गया। तो फ्लक्स का चेंज होना बड़ा ज़रूरी है। अब इस फॉर्मूले में भी एक गलती हो गई जो कि नीचे मैंने सही यूज़ करा है। यहाँ पे मुझे, यहाँ जो मैंने सिंबल आपको दिख रहा है, ये सिंबल यूज़ नहीं करना चाहिए था मुझे। ये सिंबल साई का यूज़ नहीं करना चाहिए था, मैंने यहाँ पे साई का सिंबल यूज़ कर दिया है। ये सिंबल साई का नहीं फाई का यूज़ होगा। ये फार्मूला मैं करेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ देख लो नीचे यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा फार्मूला फैराडे लॉ का, कि जो EMF पैदा होगा वो डिपेंड करेगा माइनस n डेल फाई बाई डेल टी। जो डेल फाई बाई डेल टी है इसका मतलब है चेंज ऑफ फ्लक्स, और n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न। ठीक है बेटा, चलो अब समझते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। देखो आपके पास दो कॉइल हों, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी कॉइल। अगर आप एक प्राइमरी कॉइल लेते हो और उस कॉइल को एक सर्किट से जोड़ते हो और उस सर्किट में से आप EMF जो खुद से दे रहे हो पोटेंशियल, उसकी मदद से आप एक कॉइल में करंट पास कराते हो तो उस कॉइल का अपना एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो जाएगा। अब अगर आप रियोस्टेट की मदद से रेजिस्टेंस को चेंज करके उस कॉइल में से गुजरने वाले करंट को वेरी करोगे ना, तो उसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा मैग्नेटिक, वो भी वेरी करेगा। जब वो वेरी करेगा तो वो वाला वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अपना एक अलग से EMF इंड्यूस कर देगा उसी कॉइल के अंदर। तो सबसे पहले इस कॉइल को हमने एक EMF दिया जो कि हमारा अप्लाइड EMF था, लेकिन उससे एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाने की सूरत में हमने एक नया EMF पैदा कर दिया, तो उस नए EMF को हम इंड्यूस्ड EMF कहेंगे। यानी कि उस मैग्नेटिक फ्लक्स ने उसको प्रोड्यूस किया, तो लिहाजा इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड EMF। लेकिन अगर ये फिनोमिना म्यूचुअली होगा तो क्या होगा? म्यूचुअली से मुराद ये होगा कि सेल्फ फिनोमिना हो रहा होगा तो हो ही रहा होगा, लेकिन उस कॉइल के सामने या उसके साथ एक और कॉइल रख दी जाएगी जिस कॉइल का किसी से कोई कनेक्शन नहीं होगा, वो कुछ फासले पे रखी हुई होगी, लेकिन प्राइमरी कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स सेकेंडरी में से भी गुजरेगा, तो जो चेंज प्राइमरी में आएगा वही सेकेंडरी में भी आएगा। तो प्राइमरी में तो EMF चेंज प्रोड्यूस होगा, साथ सेकेंडरी कॉइल में भी बैठे बैठाए अपने आप EMF इंड्यूस हो जाएगा। ऐसे इंडक्शन को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, जिसका एप्लीकेशन कौन है? हमारा ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है बेटा, जिसकी प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज आउटपुट इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम सेकेंडरी कॉइल के ट्रेंड को बढ़ा दें प्राइमरी के मुकाबले में तो वोल्टेज बढ़ जाता है, और कम कर दें सेकेंडरी के ट्रेंड को प्राइमरी के ट्रेंड के मुकाबले में तो वोल्टेज गिर जाता है। स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ठीक है, और जो घरों में स्टेबलाइजर होता है वो ये दोनों काम करता है। अगर पोटेंशियल गिर जाता है तो उसको मेंटेन करके बढ़ा देता है, बढ़ा के मेंटेन कर देता है, और अगर वो बढ़ जाता है तो गिरा के मेंटेन कर देता है। वो स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों काम एक साथ कर रहा होता है। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना आपको बता दिया कि EMF का पैदा होने का फिनोमेना सेकेंडरी कॉइल में, जबकि वो क्यों हो? क्योंकि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है कहाँ पे? इन द प्राइमरी कॉइल। और प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स का चेंज किस वजह से होगा? विद द हेल्प ऑफ वेरिंग करंट थ्रू इट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो प्राइमरी कॉइल में भी फ्लक्स का चेंज उस कॉइल में से पास होने वाले करंट को चेंज करने की सूरत में मिलेगा। ठीक है, यानी करंट से फ्लक्स, फ्लक्स से करंट, पर जो सबसे पहले वाला करंट है वो अप्लाइड है और आखिरी वाला करंट जो है वो इंड्यूस करंट है। एक्सप्लेनेशन में वर्डिंग वगैरह पढ़ लेना, ये बातें सारी बताई हुई। यहाँ पे मैथमेटिकली आपको फॉर्मूला दिया कि जो EMF पैदा होगा वो डिपेंड करेगा करंट के चेंज पे, और करंट के चेंज पे डिपेंड करेगा तो कांस्टेंट यहाँ पे उस कॉइल का, यानी दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा कांस्टेंट, पहली इक्वेशन। और माइनस साइन लेंस लॉ की वजह से, बिकॉज EMF बैक नेचर रखता है, ऑपोजिट नेचर रखता है। ठीक है, ऑपोजिट नेचर क्यों रखता है ये मैंने भी आपको बताना है। देखो फॉर्मूले में यहाँ माइनस साइन आ रहा है, या माइनस साइन का मतलब होता है कि जो EMF पैदा होता है ये बैक EMF होता है। यानी क्या? ये EMF की नेचर ऐसी है कि इसको जो प्रोड्यूस कर रहा है, इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इसको मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है तो EMF ऐसा पैदा होगा कि वो इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगा कि करंट उस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को कैंसिल करने के लिए अपना एक अलग मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, यानी अपने प्रोड्यूस करने वाले के खिलाफ जाएगा। यानी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो ये करंट ऐसा फ्लक्स बनाएगा जो उस फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगा, लेकिन अगर फ्लक्स कम हो रहा होगा तो ये करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करके ऐसा फ्लक्स बनाएगा जो एक्चुअल मैग्नेटिक फ्लक्स को कम होने से रोकेगा। यानी ना तो ये फ्लक्स को बढ़ने दे रहा है, ना ये फ्लक्स को कम होने दे रहा है, हर हाल में ये ऑपोजिशन कर रहा है, बैक EMF कहलाता है इस वजह से। ठीक है,
नाउ यानी बेसिकली इसके पीछे जो बेसिक फिनोमेना है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है बेटा, कि एनर्जी कंजर्व रहती है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने फैराडे लॉ अप्लाई करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न के साथ एस लिखा है बिकॉज हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा और म्यूचुअल या सेल्फ इंडक्टेंस दोनों का यूनिट जो है वो हेनरी होता है। अब देखो, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको सेल्फ के भी न्यूमेरिकल करने हैं, म्यूचुअल के भी न्यूमेरिकल करने हैं, तो उसमें एक तो फैराडे लॉ का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, फिर एक ये म्यूचुअल वाला इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर इस तरह यहाँ जो फार्मूला लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में, ये वाला भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप म्यूचुअल की बात करो तो म्यूचुअल के अपना एक ये वाला फार्मूला और ये फाइनल फार्मूला ये है। सेल्फ के अपने इसी तरह के 2 फार्मूले हैं और एक बेसिक फार्मूला जो खुद फैराडे लॉ का फार्मूला है। तो टोटल 5 फार्मूले बन जाते हैं जब आप इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है बेटा।